क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, ये आपका ज्योग्राफी चैप्टर चल रहा है एग्रीकल्चर। तो आप सबसे पहले इसके लिए इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं जहाँ पर आप सबसे पहले आप कॉलम बनाइए सीरियल नंबर, देन फूड क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स आप ले रहे हैं, सीजन कौन से सीजन में उगाई जाती है, जैसे राबी है, खारिफ है, सैड है, फिर टेम्परेचर क्या रिक्वायर्ड है, रेनफॉल क्या रिक्वायर्ड है, उसके बाद एरियाज कौन से एरियाज में उगाई जाती है, रैंक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में किस रैंक पर आती है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, देन स्पेशल फीचर्स उसके क्या हैं कि यार लाइक वो टेम्परेट एरियाज में उगाई जाती है या ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में उगाई जाती है, या किस टाइप की सॉइल उसके लिए रिक्वायर्ड है, या कुछ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हो गया। या फिर आप इस तरह से भी टेबल कर सकते हैं कि एक क्रॉप का नाम लिखा, फिर जो कॉलम हमने ऊपर बनाया वो कॉलम आप साइड में करके एक एक का डिस्क्रिप्शन भी इस तरह से कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइप टू गुड पैटर्न टू गिव द आंसर, इससे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर राइस, या एक्सप्लेन अबाउट राइस हाउ इट इज ग्रोन इन इंडिया, तो आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं। ऊपर टॉपिक डालिए राइस, फिर सीजन कौन सा सीजन में उगाई जाती है, टेम्परेचर किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल किस तरह की चाहिए, उसके बाद कौन कौन से एरियाज में उगती है, फिर वर्ल्ड में कौन से रैंक पर आती है, और स्पेशल फीचर्स में लाइक जहाँ पे रेनफॉल कम है तो हम इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ राइस के बारे में कि राइस जो है वो हमारी खारिफ क्रॉप है, खारिफ में उगाई जाती है। अब खारिफ मैंने आपको क्लियर किया था कि खारिफ सीजन जो होता है आपका बेसिकली मानसून पीरियड होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून से रिट्रीटिंग मानसून तक होता है, यानी उस टाइम पर टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई होता है, हल्की वार्मथ रहती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और रेनफॉल अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर उस हिसाब से हमें टेम्परेचर चाहिए हाई टेम्परेचर जो कि अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी क्योंकि मानसून के टाइम पर उग रही है खारिफ क्रॉप है। देन रेनफॉल क्योंकि मानसून के टाइम पर आ गया है तो आपको अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। अब एरिया से हम देखते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ उगाई जाती है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया के वहाँ पर उगती है, उसके अलावा कोस्टल प्लेन्स हैं और डेल्टिक रीजन्स हैं वहाँ पर भी उगाई जाती है। फिर पर्टिकुलरली आप स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपके बुक में देखा है हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब वगैरह यहाँ पर भी है, पंजाब में तो मेनली उगाई जाती है, इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं। फिर रैंक देखिए हम, तो इट कम्स एट सेकंड आफ्टर चाइना, इंडिया में जितनी राइस उगती है वो चाइना के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे आता है। और एक फीचर और स्पेशल फीचर ये कि इट इज़ अ मेजर फूड डाइट स्टेपल क्रॉप इन इंडिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे जो है राइस ही कंज्यूम करते हैं एज अ मेन फूड सप्लीमेंट, मेन फूड डाइट। अब स्पेशल फीचर्स में हम देखते हैं कि जिन एरियाज में लेस रेनफॉल होती है वहाँ पर हम एक्स्ट्रा इरिगेशन का इस्तेमाल करते हुए राइस को उगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप आंसर करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू लर्न और एक्सप्लेन कर सामने वाले के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। फिर आपको मैप दिया हुआ है आपके नेक्स्ट पेज पे, तो आपको इस मैप में ध्यान देना है, इसमें दे रखा है इंडिया राइस, यहाँ पर आपको मेजर एंड माइनर स्टेट्स दे हुए हैं, कौन से मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर राइस उगाया जाता है और उसके बाद थोड़े माइनर स्टेट्स। मैप में कई बार आपसे पूछा जाता है मार्क अ स्टेट विच इज़ अ मेजर एरिया ऑफ ग्रोइंग राइस, या मेजर एरिया ग्रोइंग राइस स्टेट आपको मार्क करना है। तो मेजर एरिया में आप वो देखेंगे जो इस पर्टिकुलर कलर के अंदर पूरा स्टेट ऑक्यूपाइड है। आप मैप में जब ध्यान से देखेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल दिखेगा जो पूरा मार्क्ड है, उसके अलावा आपका बिहार है जो पूरा मार्क्ड है। अब आप बुक में बहुत ध्यान से देखेंगे तो वेस्ट बंगाल भी थोड़ा सा ऊपर से छूटा हुआ है। तो अगर मेजर राइस ग्रोइंग स्टेट आपसे पूछा जाएगा तो इस मैप के अकॉर्डिंग बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमें ध्यान रखना है मैप करते वक्त। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम वीट पर। तो वीट इंडिया में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे राइस को यूज़ करते हैं, उसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारा वीट। ये मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया के वहाँ पर। उसके अलावा ये राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप है दैट मीन्स ये सर्दी की शुरुआत में लगेगी और गर्मी की शुरुआत में काट ली जाएगी। तो इसको क्या चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, और गर्मी की शुरुआत में काट रहे हैं हम इसको, गर्मी स्टार्ट होने के साथ ही अप्रैल तक हम इसको कट कर लेते हैं। तो उस वक्त हमें पकते वक्त, राइपनिंग के वक्त ब्राइट सनशाइन चाहिए। अब क्योंकि जो हमने टाइम पीरियड देखा उसके अकॉर्डिंग इसको जो एनुअल रेनफॉल चाहिए वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, हल्की फुल्की बारिश, ऐसा नहीं कि एक साथ हो जाए बारिश। तो यहाँ पे 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। उसके अलावा 2 वीट ग्रोइंग जोन्स हैं इंडिया में, एक आपका है गंगा सतलज प्लेन जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, और दूसरा आपका है ब्लैक सॉइल रीजन जो कि डेक्कन की तरफ है। उसके अलावा अगर स्टेट्स में हम देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न जो पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपके मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं।
इसके बाद आपका आता है मिलेट्स। मिलेट्स में आपके ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में उगाई जाती हैं और ये कोर्स ग्रेन्स हैं, ये बहुत फाइन नहीं होती है। इनका जो आटा बनता है वो दरदरा सा बनता है, काफ़ी रफ होता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, लेकिन इसके बावजूद इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। और रागी जो है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसमें आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रफिक्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ज्वार आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया में, राइस, व्हीट एंड देन ज्वार। ये एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से हर जगह नहीं यूज़ होती है, कुछ एरियाज़ है जहाँ पर ज्वार को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। ये रेन फेड क्रॉप है और मॉइस्ट एरियाज़ में उगाई जाती है जहाँ पर हार्डली नीड्स इरिगेशन, यानी जो रेनफॉल होती है उसमें पर्याप्त है वो, तो इरिगेशन की इसमें एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। और मेजर जो ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद बाजरा देखते हैं। बाजरा आपका सैंडी सॉइल में या शैलो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। दरदरी मिट्टी जो होती है, रेतीली मिट्टी, उसमें आराम से उगा सकते हैं, या जिसमें टॉप लेयर ब्लैक सॉइल की हो, बहुत ज़्यादा डीप तक भी ना हो, इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग बाजरा। बाजरा ग्रोइंग स्टेट्स हमारे हैं राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। फिर रागी जो है हमारा, रागी जो क्रॉप है आपका वो उगाई जाती है, वो आपकी ड्राई रीजन वाली सूखे इलाकों में उगाई जाती है। और रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, इट इज़ दीज सॉइल्स आर गुड फॉर ग्रोइंग रागी। मेजर रागी ग्रोइंग स्टेट्स हमारे हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मेज़ पर आते हैं। मेज़ यानी भुट्टा, जिसको कॉर्न भी कहा जाता है। ये आपका फूड एंड फॉडर दोनों में काम आता है। इसके दाने हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं और बाकी जो रिमेन है वो फॉडर, चारे के तौर पे काम आता है। ये खारिफ क्रॉप है, यानी इसको भी टेम्परेचर थोड़ा अच्छा चाहिए और रेनफॉल अच्छी खासी चाहिए। तो टेम्परेचर आपका 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और अच्छी खासी जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसमें ये अच्छे से उग सकता है, यानी जो रिवर वैलीज़ के थोड़ा सा दूर की तरफ होती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज़ इज़ ग्रोन एज राबी सीज़न। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार, वहाँ पे राबी सीज़न में भी इसको उगाया जाता है। राबी सीज़न यानी सर्दी वाला टाइम, उसमें भी उगा सकते हैं। वैसे बेसिकली ये खारिफ क्रॉप है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, अच्छे खासे हम मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करें, जैसे HYV सीड्स है, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मेज़ का हुआ है हमारे। मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपके हैं कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको जो मैप दे रखा है वो है वीट वाला। इंडिया में वीट कहाँ कहाँ उगता है, तो हमें मेजर और माइनर स्टेट्स देखने हैं। मेजर स्टेट्स डार्क कलर वाला है, माइनर लाइट कलर वाला। तो फिर अगर आपसे मेजर स्टेट ग्रोइंग वीट पूछा जाए तो आप देखिए कि पूरा स्टेट जो कि वीट से कवर्ड है वो आपका है पंजाब और हरियाणा। तो ये दो स्टेट हैं जो कि आपके मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, क्योंकि उत्तराखंड में भी आप देखोगे, हिमाचल में भी देखोगे तो थोड़ा थोड़ा पार्ट छूट रहा है क्योंकि ये हाई माउंटेन वाला एरिया है। तो हमें मैप में मार्क करते वक्त ये ध्यान रखना जो पूरा एरिया ऑक्यूपाइड है। इसके बाद चलते हैं हम पल्सेस के ऊपर। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दालें हैं उगाई भी जाती है और खाई भी जाती है। ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन फूड डाइट के अंदर। और इंडिया में ये बहुत सारी अलग अलग तरह की दालें उगाई जाती है, जैसे तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज़ एंड। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इनको देखना है कि ये लेग्यूमिनस कौन सी है और दूसरी कौन सी क्रॉप्स हैं इसके अंदर। फिर इसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी दालें खारिफ में उगाई जाती है, कौन सी राबी में, क्योंकि हर दाल एक सीज़न में नहीं उगाई जाती। तो पल्सेस को बेसिकली थोड़ा कम मॉइस्चर चाहिए और ये ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर जाती हैं। Being leguminous crops, all these crops except अरहर help in restoring soil fertility। ज़्यादातर दालें जो है leguminous crops है और soil fertility restore करने में मदद करती है by fixing nitrogen from the air। सिर्फ अरहर की दाल है जो कि इसमें हेल्प नहीं करती है। Therefore these are mostly grown in rotation with other crops। इसीलिए इनको दूसरी फसलों के साथ रोटेशन में उगाया जाता है। जैसे एक सीज़न में आपने कुछ और उगा लिया और दूसरा सीज़न जो दाल का जिस दाल का है वो दाल उगा ली। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपके इंडिया में है मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब इसके बाद हमें देखनी है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जो खाने वाली जो अनाज वाली फसलें हैं उसके अलावा और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो नेक्स्ट फर्स्ट आपकी आती है इसके अंदर शुगर केन। शुगर केन आपकी ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल यानी जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में आप ग्लोब में अगर देखेंगे तो बीच वाला आपका इक्वेटर, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ है। तो इस ट्रॉपिक से इस ट्रॉपिक के बीच का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा। फिर इस ट्रॉपिकल के थोड़ा सा इधर, इस ट्रॉपिकल के थोड़ा सा इधर, ये आपका सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो ये आपके ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज़ में उगाई जाती है। इसको अच्छा खासा
हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं तो इक्वेटर के आसपास का हो गया, तो इसको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हाई दोनों ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, और एनुअल रेनफॉल भी अच्छी चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। फिर जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, राइस की तरह यहाँ पर भी हम इरिगेशन का इस्तेमाल करते हुए शुगर केन को ग्रो कर सकते हैं। ये वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उगा सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं। मैनुअल लेबर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसमें मशीनें ज़्यादा काम नहीं आती, हाथ से ही ज़्यादा काम किया जाता है। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राज़ील के बाद में। ब्राज़ील नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 पर आता है। मेन सोर्स ऑफ शुगर है हमारी डाइट, जो शुगर की जो मेन सोर्स है वो आपका शुगर केन ही है। इसके अलावा गुड़, जिसको हम जैगरी कहते हैं, खानसारी, मोलासेस, जो मिश्री होते हैं, पताशे होते हैं, ये सब इसी से बनाए जाते हैं। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपके हैं यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद हम देखते हैं ऑयल सीड्स। अगर 2008 के डेटाज हम देखें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का, मूंगफली का, चाइना के बाद में। In rapeseed production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2008. Different oil seeds, बहुत सारी अलग अलग तरह की ऑयल सीड्स उगाई जाती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 12% है क्रॉप्ड एरिया का, टोटल क्रॉप्ड एरिया का। मेन ऑयल सीड जो हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीजमम जिसको हम तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स जिसको अलसी कहते हैं, कॉटन सीड्स, लिंसेड एंड लिंसेड अलसी है, सीजमम तिल। फिर उसके बाद सनफ्लावर। ये कुछ मेजर ऑयल सीड्स हैं जिनसे ऑयल बनाया जाता है, एडिबल ऑयल है। और इसके अलावा कुछ हमारे कॉस्मेटिक्स में भी काम आते हैं, कुछ ऑइंटमेंट के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए भी। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज फॉर कुकिंग एज कुकिंग मीडियम। देन हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट। ग्राउंडनट इज़ अ खारिफ क्रॉप। मूंगफली आपकी खारिफ सीजन में यानी बारिश के टाइम पर उगाई जाती है एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। जितने भी हम ऑयल सीड्स उगाते हैं उसमें से आधी तो हम मूंगफली ही उगाते हैं। देन गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। लिंसेड और मस्टर्ड आपकी राबी क्रॉप्स हैं, यानी मानसून के बाद में जो सीज़न आता है हमारा उसमें उगाई जाती है। देन सीजमम इज़ अ खारिफ क्रॉप। सीजमम आपकी खारिफ क्रॉप है, सर्दी वाली फसल है, सॉरी मानसून वाली फसल है, नॉर्थ में उगाई जाती है। राबी क्रॉप जो है वो साउथ इंडिया की तरफ उगाई जाती है। और कैस्टर सीड जो है आपकी ये आपकी राबी और खारिफ दोनों में उगा सकते हैं। उसके बाद है टी। कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी कल्टीवेशन प्लांटेशन का एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, यानी जो ड्रिंक के तौर पे काम आती है। उसके बाद इनिशियली ब्रिटिशर्स ने इंडिया में स्टार्ट किया था इसको। ये अभी टी प्लांटेशन जो है इंडिया के अंदर पूरा इंडियंस के हाथ में है। टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मैंने आपको समझाया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, तो दोनों जगह दोनों तरह के क्लाइमेट में उगा सकते हैं। उसके अलावा इसको एंडोड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसको अच्छी खासी डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, यानी ये स्लोप्स में उगाते हैं जहाँ पे बारिश का पानी जो है बह के निकल जाएगा। अब बारिश का पानी रुकेगा नहीं तो ये जो फर्टाइल सॉइल है ये ड्रेन होती रहेगी। रिच इन ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ये जो ट्री बुशेस हैं, जो टी की जो झाड़ियाँ लगती है, इनको वार्म और बिना मॉइस्चर वाला क्लाइमेट चाहिए, जहाँ पे धुंध वगैरह ना हो पूरे साल के लिए। फ्रीक्वेंट शावर्स, हल्की फुल्की बारिश, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। एक साथ बारिश नहीं होनी चाहिए, हल्की फुल्की जो साल भर चलती रहती है वो इसकी टेंडर लीव्स के लिए, जो नाजुक पत्तियाँ होती हैं ऊपर की तरफ, उनके लिए रिक्वायर्ड है। टी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पर हाथों से काम ज़्यादा किया जाता है, इसलिए बहुत सारी लेबर रिक्वायर्ड है। उसके अलावा यहाँ पर हम सस्ती स्किल लेबर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेबर बहुत सारी चाहिए, तो जो कम पैसों में काम करे और स्किल्ड हो अपने काम में वो चाहिए। उसके अलावा ट्री इज़ प्रोसेस विद इन द टी गार्डन। इसकी सारी प्रोसेसिंग टी गार्डन के अंदर ही होती है, ताकि इसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखा जाए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे हैं आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ पर भी उगाई जाती है। उसके अलावा जो हमारे स्टेट्स हैं, कुछ और देखते हैं हम डेटाज। एंड इंडिया वॉज अ लार्ज, अगर हम 2009 और 10 के डेटाज देखेंगे तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी आफ्टर चाइना। फिर कॉफ़ी पर आते हैं। 2014 के डेटाज आप देखोगे तो इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया
जितना वर्ल्ड का प्रोडक्शन है कॉफ़ी का 2014 के डेटा के हिसाब से 3.4% हमारे यहाँ से निकलती है। इंडियन कॉफ़ी अपनी वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है और अरेबिका वैरायटी जो है वो यमन से लाई गई थी, जो कि बेस्ट क्वालिटी है। दिस वैरायटी इज़ इन द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स जो है वहाँ पर ये मेजरली उगाई जाती है। उसके अलावा नीलगिरी हिल्स है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर इसका कल्टीवेशन अच्छा खासा होता है। वो कॉफ़ी का शायद मैंने आपको 3.4 बोला था गलती से, जहाँ तक मुझे ध्यान है। 2014 के डेटास के हिसाब से वर्ल्ड का जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है उसका 3.5% इंडिया से होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में एक्चुअली होता ये है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो इंडिया यहाँ पर भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 2014 के डेटास के हिसाब से, नेक्स्ट आफ्टर चाइना। इंडिया के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स दोनों, क्योंकि हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों जोन में हैं। इक्वेटर के आसपास भी हैं हम, इक्वेटर से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हैं, इक्वेटर नीचे की तरफ से निकलता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से निकलता है, तो हम ऑलमोस्ट अच्छी खासी सभी तरह की क्लाइमेटिकल कंडीशंस को एंजॉय करते हैं। फिर हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स भी है जो कि स्नो कवर्ड रहते हैं, टॉप माउंटेन्स जो हैं, तो ठंडी गर्म सभी तरह की जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है मौसम वाली, वो सब हमारे पास में है। जैसे मैंगोज़ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस नागपुर, चिरापुंजी, बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची गुआवा आपके यूपी एंड बिहार, पाइनएप्पल्स आपके मेघालय के, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के, एप्पल्स के लिए पेयर, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स फिर जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश। ये सब जो हैं जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं। फिर उसके बाद इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। जितनी वेजिटेबल्स वर्ल्ड में प्रोड्यूस होती है उसकी 13% हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसका। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ, अब जो मेन वेजिटेबल्स हैं पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये हमारे यहाँ प्रोड्यूस की जाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नॉन फूड क्रॉप्स पे। वो फसलें जो कि खाने के लिए काम नहीं आ रही, जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ की जाएगी या किसी और पर्पस के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपका है रबर, जो कि इक्वेटोरियल क्रॉप है, जो इक्वेटर के आसपास उगाई जाती है। तो हम इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा एरिया है रबर के लिए भी, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़। लेकिन अगर वैसा ही मौसम, वैसी ही वार्मथ और वैसी ही रेनफॉल मिलती है तो हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसको उगा सकते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको गीला, नमी वाला और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। ये बारिश बहुत अच्छी रिक्वायर करता है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर। उसके अलावा टेम्परेचर भी 25 डिग्री से ऊपर इसको चाहिए। रबर एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है और मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार और उसके अलावा गारो हिल्स, मेघालय की, यहाँ पर उगाया जाता है। 2010-11 के डेटास के हिसाब से हम देखें तो इंडिया 4th रैंक पर आता है अमंग वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। इसके बाद हम देखते हैं फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली जो क्रॉप्स है, तो उसमें कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क की हमारी 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में उगाई जाती हैं। फर्स्ट 3 जो है आपकी कॉटन, जूट, हेम्प जो है वो हमें प्लांट से मिलती है, यानी सॉइल उस पर रिस्पॉन्सिबल है, और जो सिल्क वाली है ये हमें कोकून से मिलती है, जो कि सिल्क वॉर्म अपने आसपास बनाता है। वो मलबरी लीव्स पे फीड करता है, उसको च्यू करते करते अपने अराउंड एक झिल्ली सी बनाता है, वेब बनाता है, जिसको कोकून कहा जाता है, और बाद में उस कोकून से सिल्क बनती है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जब हम सिल्क वॉर्म्स को सिल्क प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, रेयरिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज सेरिकल्चर। उसके बाद हम देखते हैं कॉटन। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। ये माना जाता है कि कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम, नेटिव कंट्री जो है वो है इंडिया। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल ही यही है। 2008 के डेटा के हिसाब से आप देखोगे तो इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। ये चाइना काफ़ी चीज़ों में हमसे आगे है और हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सॉइल। कॉटन के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट आपका है सूखा मौसम और ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि आपको डेक्कन प्लेटो में मिलेगी। उसके अलावा हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल या इरिगेशन हल्का फुल्का, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कम से कम 210 ब्राइट सनशाइन, बिना धुंध वाले, क्लियर स्काई वाले डेज होने चाहिए और अच्छी खासी सनशाइन होनी चाहिए, तब इसकी पैदावार अच्छी होती है। ये खारिफ क्रॉप है
6 से 8 महीने का टाइम लगता है इसको मैच्योर होने के लिए। और कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया में वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। उसके बाद है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स। जूट जो है फ्लड प्लेन्स में, यानी जहाँ पर हर साल बाढ़ आती रहती है, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, उसमें ये उगती है। क्योंकि बाढ़ आएगी तो टॉप लेयर जो पुरानी हो चुकी है वो रिमूव हो जाएगी और नई लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, तो ये सॉइल उसके लिए अच्छी रहती है। विच सॉइल्स आर रिन्यूड, वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। इसको भी अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के टाइम पर। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और इसके जो सामान बनते हैं वो है गनी बैग्स, जो बोरियां होती है, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। बहुत सारे डेकोरेटिव्स जूट से बनाए जाते हैं। उसके अलावा अब ये गारमेंट्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, अब इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, इसलिए थोड़ी सी मार्केट वैल्यू सी कम होती जा रही है और इसकी जगह सिंथेटिक फाइबर जो है एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, पर्टिकुलरली नायलॉन वगैरह जो है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए, कुछ प्रावधान निकाले हैं ताकि जूट को वापस यूज़ में किया जाए, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है, इससे प्रकृति को नुकसान नहीं होगा, दैट्स वाई। अब उसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हमारी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या प्रयास करे हैं। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. हज़ारों साल से एग्रीकल्चर जो है सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. अब हमने एक ही तरह के प्रयास बार बार करते रहे, एक ही तरह का हम फॉर्मूला यूज़ करते रहे, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमने नहीं करे, तो एग्रीकल्चर में खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जब ज़रूरत लगी कि आबादी बढ़ रही है, हमारी डिमांड्स बढ़ रही है और हमें वर्ल्ड में कम्पीट भी करना है, तो फिर हमने आगे टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया और क्या क्या अटेम्प्ट लिए। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी ये है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो इरिगेशन के लिए पर्याप्त माध्यम जुटा सकें, तो वो नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड रहते हैं, जैसे रेनफॉल पर हैं। फिर उसके अलावा फर्टिलाइजर्स वो अरेंज नहीं कर पाते, तो नेचुरल फर्टिलिटी पे, और इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब जिस तरह से आबादी हमारी बढ़ रही है, दिस पॉजेज अ सीरियस चैलेंज। तो ये हमारे लिए बहुत सीरियस चैलेंज था कि हम अपनी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन कैसे जुटाएं। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। फिर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन 60% आबादी हमारी आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है फॉर देयर लाइवलीहुड। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ऐसी कंडीशन में हमें वाकई में कुछ सीरियस प्रयास करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या करा, हमने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया, जो कि आप लास्ट ईयर 9th क्लास में स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन में पढ़ा होगा आपने कि कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है। स्मॉल फार्म्स को हम मिलाकर एक कर देते हैं ताकि सब मिलकर काम करें, किसी का काम रुकेगा नहीं और बीच में बैरियर्स के लिए या इनके लिए जो जगह ब्लॉक हो जाती है वो जगह आपकी बच जाएगी, मिलजुल कर काम होगा। फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जो हम जैसे ट्रांसफ़र करते हैं जनरेशन वाइज, एक बाप है उसके 2 बेटे हैं तो 2 में ट्रांसफ़र होगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, तो वो ना करके एक साथ काम करो और प्रॉफिट को डिवाइड कर लो। कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एट्सेट्रा। ज़मींदारी सिस्टम को रिमूव करा क्योंकि ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी। उसके अलावा कॉपरेशन, जहाँ पर एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए हम ग्रास रूट से हाई लेवल तक, टॉप लेवल तक पूरा काम एक साथ करते हैं। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लागू किए गए। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और इसी तरह से आज़ादी के बाद जैसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना तो लैंड रिफॉर्म जो था सबसे मेन फोकस उस पर किया गया था, क्योंकि हमारी आबादी उस वक्त भी काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, आज भी काफ़ी हद तक है। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैज़ ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस की वजह से लैंड डिवाइड हो जाती है, तो कंसोलिडेशन को लाया गया। फिर द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वर लैकिंग और ल्यूकवार्म। अब लैंड रिफॉर्म के तरीके अपनाए तो गए, लेकिन उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और लोगों तक जैसे पहुंचनी चाहिए थी चीज़ें वैसे नहीं पहुंची। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 60s एंड 70s। 1960s और 70s के टाइम पर गवर्नमेंट ने और प्रयास करे, तो प्रयास का नतीजा था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन,
और वाइट रेवोल्यूशन, जहाँ पर हमने हाइब्रिड वैरायटी सीड्स का या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करा, तो उसकी वजह से हमने राइस, व्हीट और वाइट रेवोल्यूशन में हमने, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, मिल्क प्रोडक्शन पे स्ट्रेस करा और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट करा। और उसके बाद इंडिया अपनी सुटेबल एकदम सेटिस्फाई करने में, अपनी लोगों की जो भूख थी या फूड्स के जो शॉर्टेज थी उसको कवर अप करने में कामयाब रहा, और अब हम काफ़ी कुछ जो है बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लेकिन ये जो अटेम्प्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, ये कुछ ही एरियाज तक था, हर जगह नहीं था। फिर 1980s और 90s के टाइम पर अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर और ज़्यादा प्रयास करें, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जो कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों को इंक्लूड करते थे। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस के लिए प्रोविजन रखा कि ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज़, इनके अगेंस्ट में आप क्रॉप का इंश्योरेंस करा सकते हो। किसी भी कारण से अगर फसल खराब होती है तो आपको उसका मुआवजा मिल जाएगा। फिर ग्रामीण बैंक बनाया ताकि गांव में लोगों को लोन वगैरह मिल सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई, बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा कम इंटरेस्ट दर में लोन की सुविधा करी। ये कुछ आपके टेक्निकल रिफॉर्म्स थे आगे जो काम में ले गए। फिर किसान क्रेडिट कार्ड KCC निकाला, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS, ये और भी स्कीम्स थी जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा गवर्नमेंट और जो प्रयास करे, जैसे अब रेडियो और टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, उसके अलावा आप किसान कॉल सेंटर्स भी हैं, आपने टीवी में ऐड भी देखे होंगे इस तरह के, जो कि इनको हेल्प करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग से समझ सकते हैं कौन सी फसल कब उगाई जाए, इंटरनेट के ज़रिए जान सकते हैं किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, कहाँ बेचना है। फिर गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करा है ताकि जो है सरकार को डायरेक्टली बेच सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस में। मार्केट में बेटर मिलता है तो मार्केट में डील कर लें, वरना डायरेक्ट सरकार को इतने में बेच सकते हैं। इस तरह से जो स्पेकुलेटर्स हैं, मिडिल मैन है, वो हट जाएंगे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका भूदान और ग्रामदान। इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये बिना किसी खून खराबे के एक बहुत ही अच्छा दान वाला काम था। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर। महात्मा गांधी ने अपने बाद में विनोबा भावे को अपना उत्तराधिकारी, स्पिरिचुअल हायर डिक्लेयर किया था कि मेरी जो पॉलिसीज़ है, मेरे जो प्रोग्राम्स है, उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम विनोबा भावे करेंगे। उसके बाद सत्याग्रह में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा था, जितने मूवमेंट्स थे। अब एक बार ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। ग्राम स्वराज्य की बहुत फेवर करते थे। आफ्टर गांधी जीज मार्टरडम, जब गांधी जी की मौत हो गई तो विनोबा भावे ने उनके पदयात्रा वाला जो काम था, उनका जो मैसेज था लोगों तक पहुंचाने का, वो सब इन्होंने अपने हाथ में लिया। अब ऐसे ही एक बार वो एक लेक्चर पोचमपल्ली नामक गांव था आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर डिलीवर कर रहे थे। यहाँ पे कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स उनके सामने बैठे हुए थे और उन्होंने उनकी बातें सुनकर लैंड की डिमांड करी कि अगर हमको भी कोई ज़मीन मिल जाएगी तो हमारा वेलबींग हो सकता है, हम भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला पाएंगे। तो यहाँ पे विनोबा भावे ने कोई प्रॉमिस तो नहीं करा, लेकिन उनको एक एश्योरेंस दिलाया कि वो सरकार से इस बारे में बात करेंगे, जो भी प्रोविज़न निकल सकते हैं उसके बारे में वो सरकार से प्रयास करेंगे। तो सडनली इसी बीच में एक पर्सन थे, श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े हुए और उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन जो थी वहीं पर ही 80 लैंडलेस विलेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 80 फार्मर्स थे जो लैंडलेस थे, तो 80 एकड़ ज़मीन चली गई। दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। तो अब यहाँ पे ज़मीन दान करी गई तो उसको भूदान नाम दिया गया। फिर लेटर ही ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया। यही आइडियाज़ उन्होंने आगे ट्रैवल करते करते पूरे भारत तक पहुँचाया। कुछ ज़मींदार ओनर्स जो थे, काफ़ी विलेजर्स के ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस, तो उन्होंने भी अपने पूरे गाँव इन लैंडलेस विलेजर्स को दे दिए। इट वॉज नोन एज ग्रामदान, क्योंकि यहाँ पे पूरा गांव दान किया गया तो उसको ग्रामदान नाम दिया गया। अब कुछ लैंड ओनर्स ऐसे थे, चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। अब कुछ ऐसे भी थे जो कि लैंड सीलिंग एक्ट के खतरे की वजह से उन्होंने अपने पूरे गांव दान कर दिए थे। यानी आज़ादी के बाद जिनके पास स्पेयर ज़मीन थी, सरप्लस थी, या जैसे ज़मींदार होते हैं जिन्होंने कब्जे कर रखे थे, तो वो ज़मीनें उनसे ले जाती सरकार, तो सरकार ले इससे बेटर है हम उसको दान कर दें। दिस भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन। इसी मूवमेंट को ब्लडलेस रिवोल्यूशन कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके बाद का जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको यहीं तक लर्न करना है।